हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट एग्जाम 2024 ग्रेजुएशन लेवल के लिए मॉडल पेपर नंबर 3। इसको अपन हल करने वाले हैं। जैसे कि अपने अपने पीछे के जो पेपर है उनको सोल्व किए थे, चारों ऑप्शंस की व्याख्या की थी, इसी प्रकार से अपन इस मॉडल पेपर को सोल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग अपनी सेट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे जो तीनों मॉडल पेपर है अगर आप लोगों ने सही देख लिया है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जो सेट एग्जाम है वो क्लियर होने वाली है। इन मॉडल पेपर से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। और आज के इस पेपर में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनके चारों ऑप्शंस के बारे में करने वाले हैं। मॉडल पेपर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर आए हो, हमारे वीडियोज देख रहे हो, वीडियोज पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। शुरू करते हैं अपने आज का मॉडल पेपर और चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं अपने आज का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में जो पहला प्रश्न है वो ये है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से नहीं है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो नहीं वाले प्रश्न आते हैं इनको आपको कंप्लीट पढ़ना है, फिर सोच समझ के इसका उत्तर देना है। तो बात बताते हैं पहले इसका कि इस भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे नहीं है, वो आपका हिमाचल प्रदेश से नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। अब बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों के बारे में। तो ये इन तीनों की क्या है, मिश्रित परियोजना है भाई। ये इन तीनों की क्या है, मिश्रित परियोजना है, जिनका इस परियोजना का लाभ इन तीनों राज्यों को मिल रहा है। अब इस बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई कहाँ पे गई है, तो ये सतलज नदी जो है, सतलज जो नदी है इस पे आपके पास भाखड़ा और नांगल दोनों बांध बनाए गए हैं। इन्हीं बांधों के नाम पे इस परियोजना का नाम रखा गया है। अभी आपको ध्यान में रखना है, सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब ये ध्यान से सुनना भाई आप लोग, सही सुमेलित पूछा है तो पहले तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कोलेरू झील है वो आपके पास आंध्र प्रदेश में है, सही सुमेलित है। तो पहले तो इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो इसकी बात करें कोलेरू झील की, तो ये आपके पास कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मीठे ताजे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना, मीठे ताजे पानी की झील है ये, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं आगे की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नक्की झील के बारे में। अब नक्की झील क्या है, नक्की झील के बारे में आप सभी जानते हो कहाँ पे, ये राजस्थान राज्य में है, यानी हमारे राजस्थान में है। अब राजस्थान में बात करें नक्की झील की तो ये सबसे ऊंची झील है राजस्थान की, ये ध्यान में रखना, सबसे ऊंची झील है राजस्थान की। अब बात करें जो नक्की झील है वो है कहाँ पे, तो ये आपके पास माउंट आबू में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार झील की बात करें तो ये आपके पास महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य का एक बुल्ढाना जिला है, एक बुल्ढाना जिला है, वहाँ पे है अपने पास लोनार झील, तो ये हो गई महाराष्ट्र राज्य में। अब इसके बारे में एक और बात बताएं तो ये ज्वालामुखी निर्मित झील है भाई, ज्वालामुखी निर्मित झील है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी झील के बारे में, ये आपको रखना है लोनार झील के बारे में, तो ये आपको बता दिया। बात करते हैं पुलिकट झील कहाँ पे है, तो पुलिकट झील के बारे में बात करें तो ये आपके पास आंध्र प्रदेश, ये ध्यान में रखना भाई, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इनकी सीमा पर अवस्थित है। इसके बारे में अब इसके बारे में एक और बताएं तो ये एक लेगून झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अपनी बहुत सारी बातें हो गई इसी क्वेश्चन में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सी नदियां हैं भाई जिनका उद्गम अमरकंटक पर्वत चोटी से होता है। तो इसका जो नर्मदा और सोम नदियां हैं इनका उद्गम अमरकंटक पर्वत चोटी से होता है। अब अमरकंटक पर्वत चोटी के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये आपके पास छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी में है भाई, ये मैकाल पर्वत श्रेणी में है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो देखो बारालाचला हिमाचल में है, रोहतांग हिमाचल में है, शिव किला हिमाचल में है, बनिहाल दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो फिर ये कहाँ पे है, बाकी इनकी बात करने वाले हैं। पहले इसी बनिहाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो बनिहाल दर्रा है वो आपके पास जम्मू व श्रीनगर को जोड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कहाँ पे है, ये आपके पास
कश्मीर में है बनिहाल दर्रा, तो वो जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है। बात करते हैं बारालाचला, तो जो बारालाचला दर्रा है वो आपके पास मनाली को, जो मनाली शहर है, मनाली को लेह से जोड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना, लेह से जोड़ता है। बात करते हैं रोहतांग दर्रा, तो जो रोहतांग दर्रा है इसमें दो बात बताएंगे। एक तो ये आपके पास लेह को मनाली से जोड़ता है, अभी बताया ना मैंने, एक बात ध्यान में रखना, मनाली को जोड़ता है। यहाँ पे मनाली को लेह से जोड़ता है, दोनों बात एक ही है। मनाली जो शहर है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, एक तरफ से ये जोड़ता है, एक तरफ से ये जोड़ता है, तो लेह को मनाली से जोड़ता है। दूसरा रोहतांग दर्रे की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से रावी व व्यास नदियों का उद्गम होता है। कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। बात करते हैं शिव किला दर्रा, तो शिव किला जो दर्रा है वो किन किन नगरों को जोड़ता है? तो ये आपके पास शिमला व तिब्बत को जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शिव किला दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है? तिब्बत को और शिमला को जोड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो जो रुद्रप्रयाग है इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के जो संगम स्थल है वहाँ पे रुद्रप्रयाग है, यानी इनके संगम स्थल को ही क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये और बता देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। भागीरथी और अलकनंदा ये जहाँ पे आके मिलती है, जहाँ पे इनका संगम है, उसको अपन क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या कहते हैं इनको? देवप्रयाग। और यहाँ से जब ये एक जलधारा बह के निकलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना भागीरथी और अलकनंदा के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो अनुसंधान व शोध हेतु आरक्षित रहता है। अब ये क्या है कि जैव मंडल के भाई जो भाग है वो विभाजित किए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। इसमें से बात करें तो जो बफर क्षेत्र होता है, जो बफर क्षेत्र होता है वो अनुसंधान के लिए और शोध कार्य हेतु सुरक्षित होता, आरक्षित होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कोर क्षेत्र की बात करें तो ये कौन सा होता है? इसमें केवल जो अपने पास से शोध करते हैं, जो वैज्ञानिक शोध करते हैं, उन्हीं को वहाँ पे जाने की अनुमति होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कोर क्षेत्र, जैव मंडल का जो कोर क्षेत्र है वहाँ पे वैज्ञानिक निवास करते हैं, किसी अन्य साधारण व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती है। संक्रमण क्षेत्र, जहाँ पे व्यक्तियों को जाने की अनुमति होती है, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट है भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये पहले तो ये बता देता हूँ, ये आपके पास पुल्लिकट झील पे स्थित है। और ये पुल्लिकट झील कहाँ पे है? तो ये आपके पास आंध्र प्रदेश में है। ये आपको ध्यान में रखना है, आंध्र प्रदेश में। अब इसके बारे में एक और बात करें तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इस पर अपने पास सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो अनुसंधान केंद्र है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये आपको पता है, ये आपके जो भारत का है इसरो, इसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत का मतलब जो सुमेलित नहीं है। तो बात करें तो सबसे पहले बात बता देते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है बोमडिला दर्रा है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो फिर ये बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपके पास अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल में है, ये ध्यान में रखना है। अब ये अरुणाचल प्रदेश को किस से जोड़ता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अरुणाचल तिब्बत से जोड़ता है, अपने पास तिब्बत ये अपनी सीमा पे है, तो ये तिब्बत से जोड़ता है, ये ध्यान में रखना भाई। अब बात करते हैं लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना, जो मैं बता रहा हूँ ये तिब्बत को जोड़ता है भाई। बात करते हैं नाथुला दर्रा, तो ये आपके पास सिक्किम में ही है और ये सिक्किम तिब्बत के पठार से जोड़ता है भाई। तिब्बत का जो पठार है उसी से जोड़ता है ये, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ये भी तिब्बत का पठार है, ये भी तिब्बत का पठार है। अब बात करते हैं रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे के बारे में अपने पीछे वाले क्वेश्चन में बात हो चुकी है, डिटेल से बात हो चुकी है, तो आपको देख लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो इसके बारे में ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपके पास गेहूं की क्या है? एक किस्म है, सिंधु गंगा है। इसके अलावा पूसा विशेष है,
ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें तो पूसा, श्रेष्ठ, ये सारी अपने पास क्या है, किसकी है, ये गेहूं की किस्म है भाई, ये नाम याद रखना, पूसा विशेष और पूसा श्रेष्ठ। बात करते हैं नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चारों राज्य हैं वो इससे लाभान्वित है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना भाई, कहीं गलत मत कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है। तो इसमें बात करें तो जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो आपके पास गंगा और यमुना द्वारा जो मृदा लाई गई थी, जो मिट्टी लाई गई है, उसी का हिस्सा है, उसी का भाग है। तो आपको ध्यान में रखना, गंगा का मैदान और यमुना द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उससे बना है पूर्वी मैदान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें बात करें भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी जैसे लाल मिर्ची की मंडी कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है भाई, ये सही है। किन्नू है, इसकी मंडी है वो अलवर में नहीं है, ये आपके पास श्री गंगानगर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। किन्नू और संतरा ये आपको ध्यान में रखना, गंगानगर में है। तो ये आपका सम्मिलित हो गया। अब इसबगोल है वो भीनमाल जालौर में है, तो ये मंडी भी आपकी सही है। लहसुन 12 ये भी आपके पास सही है। तो इसमें आपके पास किन्नू का मैंने बता दिया, बाकी तीनों सही है। बात करते हैं नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। वन विहार है वो आपके पास धौलपुर में है, ये ध्यान रखना। सीता माता अभयारण्य आप सभी जानते हो प्रतापगढ़ में है। बात करें जमुआ रामगढ़, तो ये आपके पास जयपुर में है, और जवाहर सागर आप ये कोटा में है। तो अब आप इसमें से ऑप्शन देख लेना भाई कौन सा सही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है। बहुत ही बार रिवाइज हुआ ये क्वेश्चन, बहुत बार रिवाइज हुआ है। इसका आंसर बता देता हूँ, ये आंसर आपके पास 25:75, यानी 25% राशि है वो राज्य लगाएगा और 75% जो राशि है वो केंद्र सरकार लगाएगी। अब ये मरु विकास कार्यक्रम क्या है, तो ये मरुस्थलीय जो मरुस्थलीय जिले हैं उनके विकास के लिए चलाई गई योजना है। अब इस योजना के बारे में बता देते हैं। तो इस योजना का जो शुभारंभ है वो 1977-78 में हुआ था, और जब इसकी शुभारंभ हुआ था तब जो 100% हिस्सेदारी थी, जो 100% खर्च करना था वो केंद्र सरकार के साथ था भाई, केंद्र सरकार को ही वहन करना था 100% राशि। लेकिन उसके बाद में इसके अंदर एक बदलाव वो किया गया 1 अप्रैल 1999 को, और उसके बाद में इसमें जो राशि है वो 25:75 कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बात करते हैं रिडकोर, RIDCOR का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा जो नाम है वो ये है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो ये आपको नाम याद रखना भाई, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। अब एंटीसोल मृदा के बारे में मैं बता देता हूँ। एंटीसोल मृदा कौन सी होती है, ये जो बालू मृदा होती है, बालू मृदा जो होती है वो होती है भाई। अब आप समझ जाओ कोई कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये आपके पास उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपका आंसर हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों से एक युग्म असंगत है। यानी बनास नदी है उस पर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। त्रिवेणी संगम क्या होते हैं, जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, 3 नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं वो आपके पास त्रिवेणी संगम होता है। अब इसमें बात करें तो इसमें कौन सा नहीं है, तो पहले वो बता देते हैं। तो पहले इसका आंसर है बनास, बेड़च और कोठारी, ये तीनों संगम नहीं बनाती है बनास नदी पर। तो फिर ये ध्यान में रखना, बनास सीप चंबल बनाती है, बनास खारी डाई बनाती है, बनास बेड़च मेनाल बनाती है, ये तीनों आपके पास त्रिवेणी संगम होते हैं। करते हैं नेक्स्ट बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैं बता देता हूँ। बंद बारेठा आपके पास कुकुंद नदी पर है जो भरतपुर में है, ये ध्यान में रखना। मैं साथ में जिले का नाम भी लिखवा रहा हूँ, भरतपुर जिले में है। बात करते हैं ईसरदा बांध है वो बनास नदी पर है, टोंक सवाई माधोपुर में, टोंक व सवाई माधोपुर, ये नाम याद रखने भाई, जो जिले के नाम बता रहा हूँ सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट तो जो मेजा बांध है वो आपके पास कोठारी नदी पे है। तो कोठारी नदी कहाँ पे है, ये मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बच गया कौन सा, बाकली बांध। तो बाकली बांध आपके पास सूकड़ी नदी में है, और ये सूकड़ी नदी कहाँ पे, जालोर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने जिले का नाम भी आप लोगों को बता दिया है, सुमेलित भी करवा दिया है, इससे आपको ध्यान में रखना है।
बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन को कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास माही जो नदी है उसके मैदान को अपन क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। अब ये छप्पन का मैदान कहाँ पे है, तो ये आपके पास प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जो जिला है उनके बीच में 56 गांवों का समूह है भाई। 56 गांवों का जो समूह है उसी के कारण क्या है, इसका नाम छप्पन का मैदान पड़ा है, रखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें, राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। तो वो आपके पास है गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास प्रथम निजी लिग्नाइट आधारित परियोजना है, और समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। इसके बारे में मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ कि सबसे कम वृद्धि दर है वो किसकी थी, गंगानगर की। इसके बाद में बात करें झुंझुनू जिला है उसकी भी जनसंख्या बहुत कम बढ़ी थी भाई, यानी दूसरे नंबर पे ये था। तीसरे नंबर पे आपके पास पाली आता है। अब ये तो हो गई आपके पास न्यूनतम वृद्धि दर। बात करते हैं अधिकतम वृद्धि, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पे हुई, तो वो आपके पास बाड़मेर में सबसे ज़्यादा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जैसलमेर में सबसे ज़्यादा, जैसलमेर। और तीसरे नंबर पे आपके क्या आता है, जोधपुर। तो ये ध्यान में रखना आप लोग कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वो कहाँ पे थी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में। और सबसे कम थी गंगानगर, झुंझुनू, पाली में। ये आपको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट निकलता है वो ग्रेनाइट सिटी है। तो वो आपके पास है जालोर से, जो जालोर जिला है उसको अपने ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ग्रेनाइट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसको और एक नाम से जानते हैं, वो जानते हैं सुवर्ण नगरी के नाम से भी अपने पास जालोर को जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रह जाएंगे, मुझे पता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट है आप लोगों के पास राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है इसको आपके पास चौथी बाघ परियोजना बनाई जा रही है राजस्थान में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें ये जो राजस्थान में तो चौथी है, तो देश में कौन सी है, तो देश में ये 52वीं बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना। अब ये क्यों बता रहा हूँ देश की, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि बाघ परियोजना कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना कि देश में कौन सी 52वीं बाघ परियोजना है। अब बात करें कि और राजस्थान में कौन कौन सी है, तो मुकुंदरा हिल्स भी बाघ परियोजना है, रणथंभौर भी बाघ परियोजना है, और सरिस्का अभ्यारण्य भी बाघ परियोजना है। ये आपके पास अलवर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर। और बात करें मुकुंदरा हिल्स की, ये आपके पास कोटा झालावाड़ में है। तो ये मैंने सारे ये बता दिए भाई, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद भी रखने हैं भाई। बात करते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित जो नहीं है वो मैं बता देता हूँ, बाकी सही सम्मिलित है। तो विटीकल्चर है वो अपने पास समुद्री जीवों के उत्पादन से नहीं है। तो फिर विटीकल्चर किससे है, जब आप व्यावसायिक रूप से अंगूर की खेती करते हो, जो व्यावसायिक रूप से अंगूर की जो खेती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है, वो आपके पास विटीकल्चर कहलाती है। बाकी आप फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित सही है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन सही है, और पीसीकल्चर मछली पालन की क्रिया सही है। तो बाकी मैंने ये बता दिया विटीकल्चर क्या है। तो आपके पास चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो आपके पास आता है रॉक फास्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है। तो ये तो बहुत बार रिवाइज हो गया, अपने पीछे के दोनों पेपरों में भी रिवाइज हुआ है। ये आपके पास झामर कोटड़ा उदयपुर से सबसे ज़्यादा क्या है, अपने रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। ये डूंगरपुर के तो क्या है, दक्षिणी हिस्से से निकलती है। डूंगरपुर की तो जो दक्षिणी सीमा है उसको छू कर निकलती है, तो यह तो आपको ध्यान में रखना है। बांसवाड़ा की ये मध्य से निकलती है, बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है, मध्य से। अब एक बात ध्यान में रखना कि इस रेखा के, करक रेखा के दक्षिण में केवल एकमात्र आपके पास कुशलगढ़ तहसील है।
जो कुशलगढ़ तहसील है वो दक्षिण में है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। कुशलगढ़ तहसील कहाँ पे है? कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये आपको याद भी रखना भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म। असुमेलित युग्म जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही है। भिकाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर में सही है। नंद समंद ये राजसमंद में सही है। ये भीम सागर परियोजना कोटा में नहीं है भाई, ये भीम सागर आपके पास झालावाड़ जिले में है। तो जो सही है वो सही आ गया, बाकी ये जो सही नहीं है वो मैंने सही करवा दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है। अब मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये मैं आपको सीधे बता देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास हाड़ौती के पठार में स्थित है। ये हाड़ौती का पठार कहाँ पे है? तो ये आपके पास राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण पूर्व में स्थित है, हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा पहाड़ियाँ वहीं पे अवस्थित है। अब इसमें जो बातें आई हैं उनके बारे में बात करते हैं। बोहराट का पठार कहाँ पे है? तो बोहराट के पठार की बात करें तो ये उदयपुर जिला जो है, उदयपुर जिले में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के जो मध्य का क्षेत्र है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? उसको अपन बोहराट के पठार के नाम से जानते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही है भाई, ये समझ में आ गया। अरावली की पहाड़ियाँ, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। 56 के मैदान के बारे में अभी बात हुई है अपने पीछे क्वेश्चन में, तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन, तो इसमें और दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है सोम कमला अम्बा किस जिले में स्थित है भाई? तो इसकी बात करें तो बहुत ही आसान है, ये आपके पास अभी बात भी हुई है, ये डूंगरपुर जिले में है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया भाई, ये चंबल नदी पे अवस्थित है। करते हैं नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, चंबल नदी पर स्थित है। जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि राणा प्रताप सागर बांध है वो किस जिले में है? तो वो मैं बता देता हूँ, वो आपके पास चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ जिले का रावत भाटा जो नामक स्थान है, रावत भाटा जो स्थान है वहाँ पर आपके पास राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। बात करते हैं नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, 100% आएगा, तो इसको ध्यान से समझना है। ऑडियोग्राम, ये तो आपको पता है भाई, ऑडियो का मतलब सुनना, तो वो आपके पास कान से संबंधित हो गई। ईसीजी अपन हृदय की करते हैं, हृदय की धड़कन को जांचने के लिए ईसीजी की जाती है। ईईजी की बात करें तो ये आपके पास मस्तिष्क को देखा जाता है, मस्तिष्क की जांच है वो ईईजी कहलाती है। मेमोग्राम है वो वक्स की जांच कहलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने चारों बता दिए हैं और याद भी करने। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 कथन है, 1 कथन 2 कथन। पहला कथन पढ़ते हैं, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सत्य बात है भाई, यकृत ही है, यकृत अपने पास सबसे बड़ी ग्रंथि है जो आपके वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। यकृत नहीं छोड़कर वसा का जो 2 वसा पाचक एंजाइम है वो कौन छोड़ता है? वो छोटी आंत छोड़ती है भाई, छोटी आंत नाम याद रखना, ये आपके पास वसा पाचक एंजाइम है उसको उत्पन्न करती है। तो इसमें आपके पास कथन 1 सही है, ये रहा कथन 1 सही, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है। अब ये जो बीटी है ये कपास में क्या काम करता है, इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें ये प्रोटीन की भूमिका निभाता है। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता है? अब स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं पाया जाता है? तो उसमें टंगस्टन नहीं पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, निकेल पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, आप लोगों के पास हीमोपाइसिस है। हीमोपाइसिस क्या है, इसका मतलब ये, तो इसका आंसर बता देते हैं। ये क्या है हीमोपाइसिस, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। जो रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया होती है कि रुधिर जिस प्रकार से बनता है उसको हीमोपाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, यानी जो ग्लूकोज है वो आपके पास ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में ये कहाँ एकत्रित रहता है? तो अपने जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, वहाँ पे ये क्या होता है, जमा होता है। तो ये ध्यान में रखना यकृत।
अब बात करते हैं नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। यानी जो एंजाइम अपने पास निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है, कौन सा होता है। तो इसके बारे में बात करें तो ये एंड्रोकाइनेस होता है। इसको ध्यान में रखना भाई आप लोग। एंड्रोकाइनेस का काम ये है कि निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं की वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। अब किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ये आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसकी अपन ने बात की थी पीछे, सारी बातें बता दी थी, कहाँ पे है, कौन से टापू पे है। और मैप माई इंडिया ने किस पोर्टल को प्रारंभ करने के लिए आपस में भागीदारी की है। यानी एक पोर्टल शुरू किया इन दोनों ने मिलकर। क्या किया है, तो वो भुवन किया है। इसको ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, करंट का पक्का आएगा भुवन। अब इसके बारे में बता देते क्या होता है। तो इसमें आप ये वेब पोर्टल है जिसमें इसके अंदर अपन क्या करते हैं, भूगोल की जानकारी ले सकते हैं। अपनी भौगोलिक जानकारी मतलब जमीन से संबंधित कोई भी भूगोल से संबंधित जानकारी वो इसमें ले सकते हैं। मौसम से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है, वो सारी जानकारी इस पर अपन सर्च कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है जाइमोजन तथा चीफ कोशिकाएं स्रावित करती है। नेक्स्ट है जाइमोजन तथा चीफ कोशिकाएं स्रावित करती है, क्या छोड़ती है। तो इसके बारे में सीधा आंसर बता देता हूँ। ये जो पेप्सिन नाम का हार्मोन है ये कहाँ से आता है, ये जाइमोजन और जो चीफ कोशिकाएं होती हैं उनसे स्रावित होता है। इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, ये पूछा क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास आता है डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। ये आपको ध्यान में रखना, नाम इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, प्रकाशीय स्रोत द्वारा कागज पर लिखे अक्षर को पढ़ने की तकनीक क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं OCR। और इसके बारे में संपूर्ण डिटेल अपने पीछे के पेपर में हो चुकी है भाई, दोनों पेपर में बात हुई है OCR के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो ऐसा मॉनिटर जो RGB विकिरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता वह स्पेस मॉनिटर कहलाता है। तो वो कौन सा कहलाता है, तो वो कलर मॉनिटर कहलाता है। ये ध्यान में रखना भाई है। बात करते हैं नेक्स्ट, ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल है। यानी जिस प्रोटोकॉल से अपन ईमेल भेजते हैं वो क्या है, तो वो आपके पास SMTP है। SMTP की फुल फॉर्म और होती है सिंपल मेल, और बाद में ट्रांसफ़र, T से ट्रांसफ़र और P से प्रोटोकॉल। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो ये सारी बातें मैंने बता दी है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहले मैं सत्य कथन बता देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट से सही होती है। अब मैं आपको पूरी शुरू से बताता हूँ। एक जो बिट होती है उसमें आपके पास 0 से 1 संख्या होती है। ये आपको ध्यान में रखना, बाइनरी कोड जिसको। अब बात करते हैं 4 जो बिट होती है उनसे आपके पास एक निब्बल बनती है। ये जो कंप्यूटर है उसकी संख्यात्मक जो प्रणाली है उसको अपन जानते हैं। बात करते हैं 8 बिट की बात करें तो या तो आप इसको 2 निब्बल कह दो, या आपके पास इसको 1 बाइट कह दो। 1 बाइट यानी 1 बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है। ये आपको याद रखना भाई। अब इसके बाद में और बताएं तो जो 1024 बाइट होती है, 1024 जो बाइट होती है, इनसे आपके पास क्या बनता है, 1 KB बनता है। मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1 KB यानी किलोबाइट बनती है। अब 1024 जो KB होती है जिनसे आपके पास 1 MB बनती है। 1 MB मतलब मेगाबाइट। अब 1024 जब MB आती है तो उससे 1 TB बनती है। TB मतलब टेराबाइट। तो ये सारी कंप्यूटर की जो इकाई है वो मैंने बताई है आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास वर्ष 1931 में हुआ था, 5 मार्च को। ये ध्यान में रखना, डेट भी बता दी मैंने, 5 मार्च को। कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। इस कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दिल्ली समझौता, ये आपको याद रखना है। दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो दिल्ली समझौता भी यही है, 1931 में हुआ था गांधी इरविन के मध्य। ये आपको याद रखा जाएगा। बात करते हैं
नेक्स्ट आप व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को। अब इसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही वो कौन बने भाई? सत्याग्रही वो बने आपके पास विनोबा भावे, विनोबा भावे। अब ये पहले इसमें अपने पास सत्याग्रही बने। बात करें दूसरे, तो दूसरे आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे आपके पास। ये ध्यान में रखना भाई कि प्रथम सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे, दूसरे अपने पास पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। अब बात करते हैं नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पक्का 100%। तो इसका मैं बता देता हूँ, वो पॉम्स्टन थे भाई। अपने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे पॉम्स्टन। कब? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब। अब बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं भाई, ये ध्रुव प्रथम था, तो ये याद रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो पहले तो बात कर देते हैं पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, इसका जो सेनापति है वो कौन था मराठाओं का, वो मैं बता देता हूँ। तो वो था सदाशिवराव भाऊ, ये आपको ध्यान में रखना है, ये तो अपने पास सेनापति थे। अब बात करते हैं ये हुआ किसके बीच में था? तो ये मराठा साम्राज्य व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब्दाली, ये नाम आपको याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था। अब उस समय जो पेशवा थे तो वो थे बालाजी बाजीराव, ये ध्यान में रखना, बालाजी बाजीराव, ये नाम याद रखना भाई, बाजीराव, ये थे उस समय पेशवा। और जो सदाशिव भाऊ थे वो आपके पास मराठों के सेनापति थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पत्रकारिता का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बताएंगे भाई, इसमें कोई डिटेल नहीं है। पंडित झाबरमल शर्मा को अपने पास पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है, ये आपको याद रह जाएगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका जो 32 खंभों की छतरी का निर्माण है वो हमीर देव ने करवाया था। क्यों करवाया था वो मैं बता देता हूँ भैया, बताऊँ। तो इसके पिता थे जेत्र सिंह, ये आपको याद रखना, जेत्र सिंह किसके पिता थे? हमीर देव के। इन्होंने 32 साल तक शासन किया था भाई, 32 वर्षों तक क्या है शासन किया था। इसी उपलब्धि में हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। बात करते हैं नेक्स्ट, राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? तो देखो ऐसे निवासी तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन दूसरा मैं बता देता हूँ। पहले तो बात करते हैं किस जिले से थे, ये अजमेर से थे। अब हरविलास शारदा के बारे में बात करें तो इन्होंने शारदा एक्ट पास करवाया था, शारदा एक्ट। अब ये क्या था? ये था बाल विवाह निषेध अधिनियम इन्होंने पारित करवाया था। इस कारण से इनको ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो इन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट के नाम से जाने लग गया। इसके अंदर क्या रखा गया था? इसमें जो विवाह की उम्र है और लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष रखी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है राय बहादुर हरविलास शारदा के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, तो वो आपके पास है मध्यमिका नगरी। मध्यमिका यानी ये चित्तौड़ में है भाई, ये ध्यान रखना भाई, चित्तौड़गढ़, ये आपको ध्यान में रखना है और बताने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, आवल बावल की संधि निम्न में से किस किस के मध्य हुई थी? तो आवल बावल की संधि है वो राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी, राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। ये जो संधि हुई थी वो हंसाबाई ने करवाई थी, ये आपको ध्यान में रखना। हंसाबाई जो राव जोधा की बुआ थी, ये आपको ध्यान में भी रखना भाई। और राणा कुंभा से इसका क्या संबंध था? तो राणा कुंभा की ये दादी थी। ये इस तरीके से आपका जो संबंध है वो इस तरीके से बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट है करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था वो विजयपाल था, ये ध्यान में रखना। तो करौली के यादव शाखा का जो संस्थापक था विजयपाल था। इसने 1040 ईस्वी में
करौली के यादव वंश की शाखा स्थापित की थी या उसकी स्थापना की थी, ये ध्यान में रखना 1040 ईस्वी में। आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट है राठौड़ राजवंश में प्रथम पितृहंता कौन था। अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास राव मालदेव था जिसने अपने पिता की हत्या की थी। इस पितृहंता जो पिता की हत्या करे वो, तो राव मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है आमेर शासक भारमल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, ये आपको बताना है। अब इसमें बात करें तो भारमल ने अलवर में भानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था, बिल्कुल सत्य बात है। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें कोई ये तो बहुत ही आसान बात है। अकबर ने भारमल को 7000 की मनसबदारी प्रदान की, ये गलत है भाई। इसमें मैं बता देता हूँ, इसने भारमल को 5000 की ही मनसबदारी जो थी वो प्रदान की थी। तो इसमें आपके पास ए और बी ये सत्य हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें इनको ध्यान में रखा करो भाई, तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। अब पहले कथन पढ़ते हैं। गोविंद गिरी ने 1883 में भगत पंथ की स्थापना की, इसके बारे में बात करते हैं भाई। गोविंद गिरी ने 1911 में संत सभा की स्थापना की। अब ये दोनों तथ्य गलत हैं भाई, इसके बारे में बात करते हैं। ये ना तो ये सही है ना ये सही है। फिर गलत क्या है, तो ये जो संत सभा है इसकी स्थापना इसने करी थी 1883 में, और जो भगत पंथ है इसकी स्थापना करी थी इसने 1911 में। बस इतना सा अंतर है। और भगत पंथ की स्थापना है वो कहाँ करी थी, इसने बेड़सा नामक स्थान पर करी थी, आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत कथन को छांटिए। अब असंगत कथन छांटे तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया, बिल्कुल सत्य बात है। इस बारे में अपने पीछे के पेपर में बात हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। अब इसमें बाकी तो सही है कि समाचार पत्र का प्रकाशन वो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया जाता था, लेकिन इसमें तथ्य ये गलत है कि ये महाराष्ट्र से नहीं होता था, ये आपके पास कानपुर से होता था। ये ध्यान में रखना है। बाकी ये आपका अभी भी मैंने सही भी करवा दिया है। तो इसमें तथ्य जो था वो ये गलत था, ये तथ्य सही करवा दिया मैंने यहाँ पे। अब ये देख लो 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वृद्धा महाराष्ट्र में की थी, बिल्कुल सही है। वृद्धा महाराष्ट्र से पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था, ये भी सत्य है। ये दोनों बस जो तथ्य गलत था वो मैंने सही करवा दिया है। ये तीन चारों चीजें आपको याद भी रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। अब इसमें बताएं तो ब्यालू क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का जो भोजन होता है उसको ब्यालू कहते हैं, ये सत्य बात है। कलेवा ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन नहीं होता, ये तो आप सभी जानते हो भाई। कलेवा सुबह का भोजन होता है, जो सुबह सुबह ग्रामीण क्षेत्र में भोजन किया जाता है उसे अपन कलेवा कहते हैं। जो रात का बचा हुआ होता है, रात का बचा हुआ, ये ध्यान में रखना भाई, रात का जो बचा हुआ भोजन होता है उसको सुबह जब खाते हैं तो उसको कलेवा कहते हैं। भाता ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाले दोपहर का भोजन भाता होता है। तो ये दोनों सत्य है, ये गलत है, ये मैंने बता दिया क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ये जो सुमिलित नहीं है इसके बारे में मैंने पहले बता दिया, ये आपको ढंग से पढ़ना है। बात करते हैं कछाबू आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला तंग घाघरा है, ये मैंने पीछे के पेपर में समझा दिया है भाई, सही है। लंगोटा आदिवासी महिलाओं को कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, इसको भी कहते हैं, बिल्कुल इसको कांचली नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं खटका, सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना गया साफा या पगड़ी खटका कहलाता है, इसके बारे में बात हो चुकी है पीछे के पेपर में। अब बात करते हैं ढेपाड़ा, तो इसके बारे में बात करी थी। ये आदिवासी महिलाओं का घाघरा नहीं होता है भाई, ये अपने पास आदिवासी जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष द्वारा धोती पहनी जाती है, तंग धोती जो पहनी जाती है उसको आप क्या कहते हैं, ढेपाड़ा कहते हैं। इस बारे में बात हो चुकी है, इन तीन चारों के बारे में अपनी बात हो चुकी है पीछे के जो अपने पेपर थे उनमें। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं दिया जाता है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है 16 संस्कार होते हैं, सभी जानते हो भैया आप लोग, 16 संस्कार होते हैं। इनमें से अपने पास जो सबसे जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है उसमें गर्भाधान जन्म से पूर्व किया जाता है, पुंसवन भी अपने गर्भ धारण से पहले किया जाता है, सीमांतोनयन ये भी आपके पास क्या है, गर्भ धारण से पहले किया जाता है, जन्म से पहले। जो निष्क्रमण है ये नहीं किया जाता भाई, ये कब किया जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 4 महीने बाद
जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, 4 महीने बाद बाहर निकालने को अपन क्या कहते हैं, निष्क्रमण कहते हैं। ये आपका पास जन्म के पश्चात का क्या है, संस्कार है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। ये आप सभी जानते हो भाई, ये जसनाती संप्रदाय से है जो बीकानेर में है भाई, बीकानेर, जो बीकानेर के कतरिया शहर में अपने पास क्या है, जसनाती संप्रदाय के लोग हैं जो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। तो इसकी बात करें तो ये आपके पास रणथंबोर जो दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग है, वहाँ पे ये तीनों चीज़ देखने को मिलती है। तो रणथंबोर दुर्ग को धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र माना जाता है ना भाई आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा जो शहर है वो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, वो नवलगढ़ है भाई। इसके बारे में और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। तो इसमें पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। तो इसका आंसर है डी। तो पहले में 4 है, तो फूल डोल का मेला है वो कहाँ लगता है, वो साफूरा में लगता है। दूसरे में 3 है, तो इसके बारे में बात करें, अन्नकूट का मेला वो राजसमंद में लगता है। बाद में 2 नंबर है, तो महावीर जी का मेला करौली में है, ये बहुत ही सरल है भाई। और चंद्र प्रभु का मेला वो अलवर में लगता है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही हो जाता है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है तुर्रा गलंगी लोकनाट्य में तुर्रा प्रतीक है। अभी इसके बारे में मैंने अपने पीछे के पेपर में सारी बातें वो समझा रखी है, कहाँ से आया है, किसने आविष्कार किया था। मैं यहाँ पे केवल तुर्रा के बारे में बताने वाला हूँ। तुर्रा यहाँ पे शिव का प्रतीक होता है, कलंगी यहाँ पे पार्वती का रूप होता है। बस इतना ही बताएंगे, बाकी आप पीछे वाले पेपर में देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को भिल्ली बोली कहा था। जो गियर्सन थे उन्होंने कौन सी बोली को भिल्ली बोली कहा था, तो इन्होंने वागड़ी बोली। अब ये वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पे ये बोली बोली जाती है। वहाँ का जो क्षेत्र वो वागड़ है भाई, वागड़ के नाम से जाने के कारण क्या वागड़ी बोली कही गई। इसी बोली को इसने क्या कहा, भिल्ली बोली का नाम दे दिया था। बात करते हैं डिग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया। अब इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। जो डिग कहाँ पे, ये भरतपुर में है, डिग भरतपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। जो डिग के जल महल है भरतपुर में, किसने, महाराजा सूरजमल ने। तो ये ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है। बात करते हैं नेक्स्ट है विवाह के दिन वधु की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी कहलाती है, तो वो पीर जोड़ कहलाती है भाई, ये ध्यान में रखना। भाई पीर जोड़ क्या होती है, जब अपने पास भात भरने के लिए पीहर से आते हैं, उसका भाई जो आता है, जो ओढ़नी लेकर आता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पीर जोड़ कहते हैं। ये याद रखना, भाई द्वारा लाई गई ओढ़नी होती है ये, अब याद रह जाएगी भाई आप लोगों के। अब बात करते हैं नेक्स्ट है महमूद खिलजी फर्स्ट ने किस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके मुस्तफाबाद रखा था। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम रखा था गागरोन दुर्ग का। गागरोन दुर्ग कहाँ पे, झालावाड़ में। इसके बारे में बात करते हैं अब, झालावाड़ में। अब इसके बारे में बात करें तो इस समय जब महमूद खिलजी फर्स्ट ने 1444 में क्या है, इस पे आक्रमण किया था, तो उस समय अपने पास अचलदास खींची के बेटे जो थे पालन सिंह को इन्होंने हराया था। किसने, महमूद खिलजी ने। और बाद में इस किले का नाम इसने रख दिया क्या, मुस्तफाबाद। ये बात करते हैं नेक्स्ट है मुबारक महल वेलकम महल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़ते हैं अपन 4 ऑप्शन। यह महल चंद्र महल सिटी पैलेस में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, नहीं, ये सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया भाई, तो गलत कथन यही हो गया। इसका जो निर्माण है वो सवाई माधो सिंह ने करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारे सही हो जाते हैं, माधो सिंह ने करवाया था। यह महल मेहमानों के स्वागत के लिए हेतु प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यह महल राजपूत मुगल स्थापत्य शैली से निर्मित है। अब ये तो हो गया अपने पास सही। अब बात करते हैं मुबारक महल एक टोंक में भी है भाई, टोंक जिले में मुबारक महल है, जो ऊँट की बलि के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊँट की बलि के लिए टोंक जिले का मुबारक महल फेमस है। नेक्स्ट है परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। इसकी बात करें तो ये आपके पास संग्रहित है, कुंजलम स्वरूप में संकलित है।
अब बात करते हैं परिणामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, तो वो थे प्राणनाथ। ये आपको ध्यान में रखना है, प्राणनाथ ने परिणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है, कौन सी है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ इसकी जो कुलदेवी है वो नागणेची है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कुलदेवी है वो कौन है, नागणेची। अब बात करें चामुंडा माता के बारे में, तो ये आपके पास मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनकी क्या है, आराध्य देवी है, आराध्य देवी। कोई पूछे आराध्य देवी कौन है, तो वो चामुंडा माता है। कोई पूछे कुल देवी कौन है, तो वो आपके पास नागणेची है। अब ये कुल देवी क्या होती है, कुल देवी वो देवी होती है जिसका जन्म उनके वंश में हुआ था, जिसका जन्म क्या हुआ, जिसका जन्म वंश में हुआ है, वंश में हुआ है, और वो देवी बन जाती है तो उसको अपन कुल देवी कहते हैं। यानी उनके कुल में उसने जन्म लिया था, बाद में वो माता बन गई तो उसको अपन क्या कहते हैं, कुल देवी कहते हैं। तो नागणेची इनकी कुल देवी और चामुंडा माता आराध्य देवी है, आराध्य देवी जिसको मान लिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है पपेटी किस धर्म का त्योहार है, तो यह आपके पास पारसी धर्म का त्योहार है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे, तो भारत माता नामक जो पेंटिंग बनाई गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी, तो ये आपके पास 1905 में बनाई गई थी, ये याद रखना है आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है बोध गया का महाबोधि मंदिर पहली बार किस शासक द्वारा बनवाया गया था, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, तो इसमें बात करें तो गरबा भी शामिल है, छऊ भी शामिल है और कालबेलिया भी शामिल है। अब बात करते हैं थोड़ी सी चेंज की, कि जो छऊ और कालबेलिया है इनको 2010 में सम्मिलित किया गया था यूनेस्को धरोहर में। बात करते हैं गरबा को, तो गरबा को आपके पास 2023 में सम्मिलित किया गया था यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत धरोहर है उस सूची में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, महाराष्ट्र में स्थित है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, नहीं ये पहले कथन गलत है भाई इसमें। दूसरा पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये तो सही है भाई, ये सही है, ये गलत है भाई। यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री जो होता है वो खुद मंत्री होता है, और जो मंत्री होते हैं उसके लिए अनुच्छेद 75(6) में एक बात कही गई है कि उनके जो वेतन भत्ते हैं, वेतन जो भत्ते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये बात करते हैं नेक्स्ट है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया, तो इसमें आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। तो ये आपके पास आया कब था, तो ये मार्च 1946 में भारत आया था, इतना याद रखना भाई आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर 4 सूचियां कब जोड़ी गई थी, तो इसमें बात करें तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, ये भी याद रखना भाई, प्रथम संविधान संशोधन के समय भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार हेतु जोड़ी गई भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम संविधान संशोधन था और भूमि सुधार हेतु 9वीं अनुसूची वो जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो थी वो 1985 में जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत, ये सुन लेना मेरी बात, 52वें संविधान संशोधन के तहत। और ये आपके पास दल बदल रोकने के लिए थी, दल बदल रोकने के लिए थी। बात करते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची की, तो ये आपके पास पंचायती राज व नगर पालिका चुनाव से संबंधित थी, नगर पालिका से संबंधित थी भाई, इनके चुनावों के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई। कब, 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, और एक हो गया 74वां संविधान संशोधन, इनके द्वारा ये अनुसूचियां जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है,
तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो वो राज्यपाल करता है अनुच्छेद 233 के तहत। अनुच्छेद 233 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक मुख्यमंत्री के पद पे बना रह सकता है। नहीं, ये गलत है, इसमें पहला ही तथ्य गलत हो गया क्योंकि वो 6 माह तक वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो ये गलत हो गया, तो इसमें सुधार कर दिया भाई मैंने। बात करते हैं नेक्स्ट, यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि से तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य बात है, ये गलत थी, इसमें मैंने बता दिया क्या सत्य करना है आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास निम्नलिखित में से विधानमंडल के कौन से अंग है, तो विधानमंडल के जो अंग है वो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, तो ये तीनों अपने पास क्या है, एक विधानमंडल के हिस्से होते हैं। ये अपने पास उपरोक्त सभी आंसर का सही हो जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह, इसका सीधा उत्तर बताएंगे भैया आप लोगों को। इसका उत्तर है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। इसका आंसर ये आएगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है, इसका आंसर आएगा 1/10 भाई। गणपूर्ति के लिए 1/10 की आवश्यकता होती है। बात करते हैं नेक्स्ट भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो वो कहाँ पे आरक्षित है, तो वो आपकी पंचायती राज संस्थाओं में ही महिलाओं के लिए क्या स्थान आरक्षित है और कहीं पर भी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे और कुछ बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताएं तो आपके पास आ रहा है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। बिल्कुल सत्य बात है, ये मैंने पढ़ाई भी आप लोगों को, आपको ध्यान में रखना भी। इसके बाद में सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है, ये भी सही बात है। बात करते हैं नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति है, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियों के अधीन नहीं आता है राज्यपाल की नियुक्ति, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका ऑप्शन गलत होता है और ए और बी है वो तथ्य सही है। बात करते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है भाई। प्रधानमंत्री करता है एनडीसी की कमीशन, एनडीसी मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं, ये भी सत्य बात है। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद के विचार विमर्श की कार्यवाही के आमंत्रित किए जाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये चारों ऑप्शन इसके क्या है, सत्य हैं। ये चारों आपको तथ्य ध्यान में रखने हैं। तो इसमें केवल ए बी सी डी तीनों सही है, चारों सही हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था, बस अगस्त 2020 में। तो इसमें उत्तर बता दिया भैया, याद रखना आप लोग। बात करते हैं मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता, वो आपके पास निष्पन्द स्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ये स्टैगफ्लेशन नाम याद रखना भाई, आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई है, तो वो की गई है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया, आपको याद भी रह जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई आपके पास 18 दिसंबर 2019 को। तो इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है आपके पास है सिंचाई कुओं का निर्माण के लिए है भाई, यानी इसका जीवन धारा योजना है वो आपके पास सिंचाई कुओं से निर्माण से संबंधित है। ये तो आपके इसके अर्थ से पता चल रहा है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है। राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये बात करते हैं। तो सीधा उत्तर बताते हैं भाई, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है। राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना है, बस इतना ये आपको याद रखना भाई। जो आयुष मिशन है वो क्या है, वो ये है, ये बस इतनी सी बात है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। ये हुई आपकी 19 जुलाई 2000 को, बस इतना उत्तर याद रखना है भाई।
बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? तो ये आपके पास आंसर आएगा भाई 1989। ये जो वर्ष वाले हैं ये ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र स्थित हैं जयपुर और सिरोही क्षेत्र जिले में है भाई। ये कहाँ पे? जयपुर और सिरोही जिले में। इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन है जो समझाने वाले नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पड़ेगा तो वो है दिव्य कीर्ति सिंह। ये घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार मिला है किनको? दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। बात करते हैं, हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को बनाया भाई, जो मेवाड़ के अपने शासक हैं अभी लक्ष्यराज सिंह जी, इनको बनाया है। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले में हुई है? इसका आंसर है कोटा जिले में इसकी स्थापना की गई है, इसका शुभारंभ किया गया है। नमो ड्रोन दीदी के तहत ये है कि जो खेतों में अपने पास क्या है, दवा छिड़कने के लिए ड्रोन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा महिलाओं को, जो महिलाएं खेती का काम करती हैं उनके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है? आ सकता है भाई, इसका आंसर है प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को। ये आंसर याद रखना भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है किसको? प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को। बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए C.DOT ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT जोधपुर के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? ये करंट के क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान से समझना है भाई। तो इसका आंसर है रजत पदक जीता है इसने अपने पास, तो ये आपको ध्यान में रखना। सीधी सी बात है भाई, नॉर्मल सी बात है। पद्मश्री 2024 से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम पारिक का संबंध किस जिले से है? ये आपके पास झुंझुनू जिले से है। ये आपका आंसर है, डॉक्टर राधेश्याम पारिक है वो झुंझुनू जिले से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट हाल ही में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन 2024 का कहाँ आयोजन किया गया? तो सीधे वो जयपुर में आयोजित किया गया है। ये आपको याद रखना भाई, इसका आयोजन ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई है? आपके पास श्री गंगानगर में। तो ये गंगानगर याद रखना, गंगानगर जिले में ये परियोजना सिंचाई है जल की आपूर्ति के लिए डिजिटल वितरण प्रणाली वो शुरू की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो आपके पास थाईलैंड के साथ किया है। करंट जीके भाई, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये मैं सीधे उत्तर बता रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किसी कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन तो पक्का आने की संभावना है। किसे नियुक्त किया गया भाई? तो इसका आंसर है राकेश रंजन को। राकेश रंजन है वो SSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात करें नेक्स्ट है, हाल ही में 30 मई 2024 को किस भारतीय राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में अपने पास जो 37वां जो राज्य स्थापना दिवस मनाया था वो गोवा ने मनाया है भाई, क्योंकि गोवा अपने पास सबसे लास्ट में अपना भारत का हिस्सा बना था, तो ये आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट है, प्रति वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब बात करें नेक्स्ट है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारतीय एथलेटिक्स दल ने कुल कितने पदक जीते? तो इन्होंने अपने पास 7 पदक जीते हैं। इनमें बात करें तो 3 तो स्वर्ण है, 3 रजत है और 1 कांस्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ की बात हो रही है भाई? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 की बात हो रही है। अब बात करें बात करते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास डस्टलिक, ये नाम याद रखना भाई, का आयोजन किया गया? तो इसका भी सीधे से आंसर बताएंगे, उज्बेकिस्तान के साथ इसका है वो आयोजन किया गया है। और अब आगे जो क्वेश्चंस है वो आपके पास हिंदी और अंग्रेजी के, तो इनके लिए मैंने आपके लिए क्लास अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप लोग वो देख लेना। आपको ये जो हिंदी की क्लासेज है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी और अंग्रेजी भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज के इस मॉडल पेपर में बस इतना ही।
मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया मॉडल पेपर लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।